वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो हमारा जो चैप्टर चल रही है पर्यावरण के मुद्दे, है ना, जिसमें हमने बहुत सारे वीडियो क्लियर कर रखी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। सीधा हम लोग चलते हैं पॉइंट में, ध्वनि प्रदूषण। और ये जो टॉपिक है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूज़फुल है, नीट के लिए है, और जैसे कि एसएससी संबंधित कुछ जानकारी मिलेगी, ज़्यादा कुछ नहीं, है ना, ठीक है। सो सीधा हम लोग टॉपिक में चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या है? साउंड पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन, ठीक है। ये एफ नहीं है, पी है ना, ठीक है। तो सीधा हम लोग चलते हैं, ध्वनि प्रदूषण क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, कारण, स्रोत वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो पर्यावरण, परिधन आवरण, ये तो आप जानते हो, है ना। तो पर्यावरण में उत्पन्न होने वाली कोई भी आवाज़, चाहे वो मोटरसाइकिल से आए, चाहे हवाई जहाज़ से आए, चाहे पटाखे से आए, चाहे किसी भी चीज़ से आए, है ना। तो पर्यावरण में उत्पन्न होने वाले कोई भी आवाज़ या ध्वनि जिसका जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो पर्यावरण में उत्पन्न होने वाले कोई भी आवाज़ या ध्वनि जिसका जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल ना, ठीक है, जो हमारे अनुकूल नहीं होते उसको प्रतिकूल कहते हैं। तो पर्यावरण में उत्पन्न होने वाले कोई भी आवाज़ या ध्वनि जिसका जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ध्वनि प्रदूषण या शोर प्रदूषण कहलाता है, साउंड पॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा ध्वनि जिसे नॉर्मल हम लोग बात करते हैं वो भी एक ध्वनि ही है ना, कोलाहल ही है, वो भी एक ध्वनि प्रदूषण का कारण है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और बहुत सारे डीजे है, हवाई जहाज, ये सब क्या है, ध्वनि प्रदूषण के कारण है। तो पर्यावरण में उत्पन्न होने वाले कोई भी आवाज़ या ध्वनि जिसका जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ध्वनि प्रदूषण या शोर प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। हम लोग सीधा चलते हैं ध्वनि प्रदूषण के स्रोत में। चलो, तो ध्वनि प्रदूषण के स्रोत में चलते हैं सीधा सीधा, है ना। तो ध्वनि प्रदूषण के स्रोत यानी कारकों को दो भागों में बांटा गया भी है ना। एक तो प्राकृतिक स्रोत होता है, एक तो कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत मतलब जो हमारे द्वारा नहीं की जाती है ना, कहा जाए ये प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है। और कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा, कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया या मनुष्य द्वारा किया गया, है ना। तो प्राकृतिक स्रोत, इसके अंतर्गत प्राकृतिक क्रियाएं अथवा प्रकोप जैसे कि आंधी, तूफान, तेज वर्षा, भूकंप, बिजली की गड़गड़ाहट आदि से उत्पन्न शोर आते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत प्राकृतिक क्रियाएं जैसे कि प्राकृतिक क्रियाएं अथवा प्रकोप वही है, ठीक है ना। आंधी आती है तो बहुत ज़्यादा जोरों से सामान इधर उधर फैलने लग जाता है, हवा की आवाज़ आती है। तूफान आती है तो भी आवाज़ आती है, तेज वर्षा तो भी आवाज़ आती है। भूकंप में तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आता ही है। कि भूकंप वास्तव में केवल हम क्या समझते हैं, भूकंप का मतलब पानी निकलना, पानी कुछ नहीं होता है यहाँ पर, भूकंप में कोई पानी नहीं होता, ठीक है ना। कहा जाए केवल धरती का हिलना भूकंप है ना। तो उसके हिलने के तो बहुत सारे बिल्डिंग्स बिगड़ जाती है, तो कुछ ना कुछ तरीकों से क्या आएगा, ध्वनि उत्पन्न होगी, और ध्वनि उत्पन्न होगी मतलब ध्वनि प्रदूषण होगा ही होगा। तो इसके अंतर्गत प्राकृतिक क्रियाएं अथवा प्रकोप जैसे आंधी, तूफान, तेज वर्षा, भूकंप, बिजली की गड़गड़ाहट आदि आते हैं, लिख देना, या आदि से उत्पन्न शोर आते हैं, ठीक है। शोर, ओके। दूसरा आता है कृत्रिम स्रोत में पहला नंबर का देखते हैं, वाहनों जैसे कि बस, ट्रक, हवाई जहाज, रेल, मोटरसाइकिल आदि से उत्पन्न आवाज़ ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। ये ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है। ये कृत्रिम स्रोत ना, वो प्राकृतिक स्रोत था, ये मानव द्वारा निर्मित है, ओके। स्रोत है वो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, ये जो सब चीज़ें हैं वो मानव द्वारा निर्मित है, उनसे निकल रही है ध्वनि, ठीक है। दूसरा पॉइंट में चलते हैं हम लोग। कारखानों में मशीन आदि से उत्पन्न आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है। अब कारखाने क्या चलती है, बहुत सारे मशीनें चलती हैं, तो ध्वनि प्रदूषण तो होगा ही होगा। तीसरा में चलते हैं हम लोग, मनोरंजन के साधन जैसे लाउड स्पीकर, टीवी, रेडियो, है ना। ये मिक्सी है, मिक्सी में थोड़ा आवाज़ नहीं आता है। बैंड पार्टी आदि यंत्र नहीं है, बैंड पार्टी तो यंत्र नहीं है, आदि से उत्पन्न प्रदूषण से ध्वनि प्रदूषण होता है। मनोरंजन के साधन जैसे कि लाउड स्पीकर, टीवी, रेडियो, मिक्सी, बैंड पार्टी आदि से, हाँ, बैंड पार्टी के यंत्र भी कह सकते हैं, बैंड पार्टी के यंत्र, बैंड पार्टी में जो कैसियो है वगैरह वगैरह जो यंत्र है, तो ये भी अच्छी बात है। मनोरंजन के साधन जैसे कि लाउड स्पीकर, टीवी, रेडियो, मिक्सी, बैंड पार्टी के यंत्र आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। आगे देखिए, और हमारे पास देखिए पॉइंट है जिसमें ना जैसे कि अवक्षेपण बोलता हूँ, कुछ परमाणु परीक्षण वगैरह होते हैं, ठीक है ना।
परमाणु परीक्षण होते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ शोर होती है, कहा जाए परीक्षण मतलब माइंड में कोई वर्ड नहीं आ रहा है। जैसे कि परमाणु परीक्षण नहीं होता है, मिसाइल वगैरह का परीक्षण नहीं होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या आती है, आवाज़ें आती हैं। ठीक है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट लिखेंगे अन्वेषण, ये अन्वेषण है, ना मिले वे है ना, अन्वेषण। अन्वेषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मिसाइल एवं रॉकेट से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। यह हो गया ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। अब ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव मनुष्य पर कैसे पड़ता है उसको देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, तो ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव मनुष्य की श्रवण शक्ति पर पड़ता है ना। तेज आवाज़ तथा लंबे समय तक शोर से मानव की श्रवण शक्ति क्षीण हो जाती है और वह बहरा हो सकता है या हो जाता है। हो सकता है लिखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये हो गया ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, मनुष्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। है दूसरा, ज़्यादा शोर होने पर, ठीक है ना, जठर पेशियाँ संकीर्ण तथा त्वचा में उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिसके कारण क्रोध एवं चिड़चिड़ापन पैदा होता है। ये तो अक्सर होती रहता है, क्योंकि ज़्यादा शोर लगती है तो हम लोग अपने कान को बंद कर देते हैं। क्यों, हमको पता है कि उससे हमको क्या हो जाता है, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाती है। ठीक है। तीसरा, शोर के कारण हृदय में धड़कन, रक्तदाब एवं रुधिर प्रवाह बढ़ जाता है, ये भी बात है ना। और चौथा पॉइंट आता है आपका ध्वनि प्रदूषण के कारण सिर दर्द, मानसिक, ये सबसे ज़्यादा यही वाला है, सिर दर्द, मानसिक तनाव तथा कार्य क्षमता में हानि होती है। ये सब क्या है, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव है, मनुष्य पर प्रभाव डालता है, प्रकृति पर प्रभाव डालता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया ना, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। अब तीसरा पॉइंट में चलते हैं हम लोग, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण, कैसे नियंत्रित किया जाए। ठीक है ना, तो बताते हैं, धीरज धरिए, है ना। तो नगर तथा बस्तियों में ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर की तेज आवाज़ को प्रतिबंध किया जाना चाहिए, है ना। डीजे वगैरह जो लगता है ना, ठीक है, उन सबको बंद कर दिया जाना चाहिए। घर में बजाए अपने हिसाब से, होम थिएटर, है ना। चलिए दूसरा पॉइंट में चलते हैं, हार्नों की तीव्र ध्वनि पर प्रतिबंध आदि कड़ाई से पालन करना होना चाहिए। साथ ही साथ वाहनों को उत्कृष्ट साइलेंसर युक्त होना चाहिए, साइलेंसर लगा होना चाहिए। साइलेंसर में क्या आता है, आवाज़ नहीं आता है ठीक से, है ना। तीसरा हम देखते हैं, उद्योगों तथा कल कारखानों की स्थापना बस्तियों, आबादियों एवं अभ्यारण्यों से पर्याप्त दूरी पर करना चाहिए। मतलब पर्याप्त दूरी पर अगर ना कल कारखाने होंगे तो आवाज़ हमारे तक आएगा ही नहीं और ध्वनि प्रदूषण तो होगा ही नहीं। जहाँ पर होगा वहाँ पर मनुष्य नहीं रहेंगे। ओके। चौथा, मुख्य मार्गों पर सोमकर्ण करने के उद्देश्य से दोनों ओर वृक्ष लगाने चाहिए, ये सबसे उत्तम तरीका है। ठीक है, दोनों ओर वृक्ष लगा दीजिएगा, छाँव भी मिलेगा और अधिकतर शोर नहीं हो पाएगी। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ये जो पेड़ लगाते हैं ना, ठीक है, वो क्या होता है कि अगर लाइन से लगा हुआ सड़क में, तो सड़क के अंतर्गत ही शोर होगा, है ना। उसके आसपास वो शोर को सीधा जाने से टेढ़ा जाने से रोकेगी, शोर क्या होगा, सीधा जाएगा। ठीक है। पांचवा, उद्योगों में अधिक पुरानी हो चुकी मशीनों को बदला जाना चाहिए। खड़पड़ या खड़पड़ बजता रहता है, उसको तो बंद करना ही पड़ेगा ना। ठीक, तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका ध्वनि प्रदूषण के कारण और प्रभाव और उसका नियंत्रण। ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं भूमि प्रदूषण में। चलिए तो चलते हैं भूमि प्रदूषण। सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है जी। भूमि भी प्रदूषित होती है भाई, ऐसा नहीं है कि केवल वायु और जल ही प्रदूषित होते हैं। भूमि प्रदूषण को ही मृदा प्रदूषण या भू प्रदूषण भी कहते हैं। ये तो आपको नॉर्मल लिखने के हैं। अब देखिए भूमि प्रदूषण क्या है, तो मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में प्राकृतिक या मानवीय कारणों से, एकदम सोच के लिखने का है ना, ज़्यादा ऐसे जो लिखा है ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब नॉर्मल समझने के, मृदा के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, जैविक गुण, है ना, या में प्राकृतिक या मानवीय कारणों से, या तो प्राकृतिक रूप से होगा तो भी अच्छी बात नहीं है ना, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात है भूमि प्रदूषण पढ़ रहे तो, और मानवीय कारणों से होगा तो भी अच्छी बात है, मतलब किसी तरह से हो, है ना। तो मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में प्राकृतिक या मानवीय कारणों से होने वाले ऐसे अवांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय मतलब जो हमारी इच्छा के अनुरूप ना हो, तो मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में प्राकृतिक या अमानवीय कारणों से होने वाला ऐसे वांछनीय परिवर्तन जिसके कारण मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता एवं उपयोगिता में कमी आती है,
या जिसके कारण मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता एवं उपयोगिता नष्ट हो जाती है, मृदा प्रदूषण कहलाती है। एकदम सोचने का समय, सिंपल इतना लिखना कि मृदा के भौतिक रासायनिक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन है जो कि मृदा की गुणवत्ता को कम कर देती है। सिंपल ऐसे लिख सकते हो आप कि मृदा के भौतिक रासायनिक एवं जैविक गुणों में प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से कोई ऐसा होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिसके कारण मृदा की प्रकृति में बदलाव आ जाता है या मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता में कमी आ जाती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मृदा प्रदूषण कहते हैं। अब सोच के लिखना है, इसको ज़्यादा ना रटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। ओके, अवांछनीय है ना, ये मानव की तरह नहीं चाहेंगे तो भी हो रही है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं भूमि प्रदूषण के स्रोत में, ठीक है। भूमि प्रदूषण के पहला स्रोत है प्राकृतिक कारण, जैसे कि आंधी, समुद्र तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि से भी मृदा प्रदूषण होता है। तो आंधी आएगा तो वहाँ दूसरे जगह का मिट्टी उड़कर यहाँ आएगा। समुद्री तूफान में भी क्या होता है कि जब जल है एकदम तीव्र गति से जो लवण युक्त जल है ना, खारे जल होते हैं इसमें समुद्र में ना, खारे जल है वो मिट्टी मिलेगा तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता नष्ट होगी ना, ठीक है। तो समुद्री तूफान से भूकंप से तो होता है क्योंकि यहाँ फट जाता है, ज़मीन हिलने लग जाता है ना, ठीक है। ज्वालामुखी से बहुत सारे क्या लावा निकलते हैं तो उनसे भी मृदा क्या होगी, प्रदूषित होगी। भूस्खलन तो जानते हैं आप लोग, भूस्खलन मतलब क्या होता है कि नीचे भू का निकल जाना, ठीक है, आदि से क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है। इस तरह से पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए दूसरा में चलते हैं। दूसरा हमारे पास है उद्योगों से औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में अपशिष्ट के रूप में निकिल, कैडमियम, आर्सेनिक आदि मृदा प्रदूषण कर जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो उद्योगों से औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में निकिल, कैडमियम, आर्सेनिक आदि मृदा प्रदूषण कर जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं। तीसरा देखते हैं रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक रसायनों का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है जो कि मृदा की प्राकृतिक संरचना को परिवर्तित कर देता है। अब रासायनिक उर्वरक का उपयोग करेंगे अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक का तो मृदा का जो उर्वरक क्षमता है वो तो नष्ट होगा ही, ठीक है ना। चौथा, नगर पालिका शहरी कूड़ा करकट, धूल, रद्दी कागज, लकड़ी, कांच, है ना, और इसको काट दीजिए। ये गुड़िया क्या क्या लिखती है समझ नहीं आता कई बार। इससे तो आपको समझ आ गया होगा कि मेरा राइटिंग नहीं है ना, ठीक है। ये अपनी एक गुड़िया को लिखवा देते हैं हम लोग। हाँ, तो नगर पालिका शहरी कूड़ा करकट, धूल, रद्दी कागज, लकड़ी, कांच, मानव मल एवं संपूर्ण प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को कस्बे, गांव एवं शहर के बाहर एक स्थान पर डालती रहती है, डालते रहते हैं रहेगा, ठीक है, डालते रहते हैं। इससे भी भूमि प्रदूषण होता है, ठीक है। तो इस तरह से भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण के क्या हो गया, स्रोत हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रदूषण के प्रभाव, क्योंकि जो भी प्रदूषण होगा उसका पहले स्रोत पढ़ते हैं, उसके बाद प्रभाव पढ़ते हैं, उसके बाद उसका नियंत्रण पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसका प्रभाव पड़ता है, पहला प्रभाव देखिए, कीटनाशक आदि के अत्यधिक प्रयोग से मृदा के उपयोगी सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। भैया बहुत ज़्यादा मात्रा में जब यूज़ करेंगे तो उपयोगी सूक्ष्मजीव तो मर ही जाएगा ना, उपयोगी सूक्ष्मजीव मर जाते हैं, ठीक है, तथा कालांतर में मृदा अनुपजाऊ हो जाता है। मृदा में रेडियोधर्मी पदार्थ की उपस्थिति में उसे अनुपजाऊ बनाती है। यदि मृदा में रेडियोधर्मी पदार्थ आ जाते हैं ना, यूरेनियम वगैरह बहुत सारी की मात्रा है ना, ठीक है, आ जाती है तो मृदा का प्रदूषण होने के कारण मृदा की जो उर्वरक क्षमता है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तीसरा, मृदा में एकत्रित कीटनाशकों का दुष्प्रभाव मानव पर पड़ता है। कीटनाशकों का प्रभाव तो मानव को दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो कीटनाशक डालते हैं वो खेत में जाएगा तो पौधे में जाएगा, पौधे को मनुष्य खाएगा, मनुष्य पर क्या करेगा, प्रभाव पड़ेगा, सीधी बात, ठीक। चलिए चौथा देखते हैं, भूमि पर एकत्र कूड़े करकट के ढेर से विभिन्न रोगों के वाहक जीव शीघ्रता से फैलते हैं। पांचवा, खनन क्षेत्रों में बनने वाले मलबे के ढेर पर कोई वनस्पति नहीं आ पाती है जिससे जैव विविधता में अत्यंत हानि पहुंचती है। इस तरह से 5 ये क्या है आपका प्रभाव है। भूमि प्रदूषण के नियंत्रण आ जाता है, भूमि प्रदूषण के नियंत्रण। तो इस नियंत्रण में मैं आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है ना। बस क्या होता है, वो जो प्रभाव है ना उस प्रभाव के विपरीत लिखना होता है। जैसे कि कारखाने से निकलने वाले, कहाँ से निकलने वाले, कारखानों से निकलने वाले जो मल है, मल नहीं कह सकते उसको, कारखाने से निकलने वाले गंदे जल है उसको
उचित दूरी पर फेंका जाए, या कहा जाए बहुत दूरी पर रखा जाए, ताकि मृदा में, उपजाऊ मृदा में कोई हानि ना हो। ठीक है ना। और बहुत सारे अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और मैं इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा भूमि प्रदूषण के नियंत्रण में। ठीक है।